अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। कल डेट शीट लिंक ओपन हो गया, आखिरकार वो दिन आ गया जब आप लोगों ने फाइनल पेपर्स देने हैं। उम्मीद है डेट शीट बना ली होगी, नहीं बनाई तो बना लेंगे। 12 तक आप लोगों की डेट है अभी डेट शीट बनाने की। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, मतलब जिससे आपके क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, वो भी बताऊं आप लोगों का अलग से एक वीडियो सारे लेक्चर्स की। और आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 33, राइटिंग स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस रिपोर्ट। इस लेसन में जो है आपने जिस तरह पिछले लेक्चर्स में प्रोग्रेस रिपोर्ट और सब कुछ आपने रीड किया, स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि स्पेसिफिकेशन आखिर है क्या चीज़, या आप डिफाइन कैसे करोगे स्पेसिफिकेशन को। ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ते आए हैं, और हम मैच्योर हैं, हमें चीज़ें पता भी हैं कुछ। इसमें देख लें, इंट्रोडक्शन में वो बता रहे हैं कि फॉर एवरी वन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन फेज ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री, जो भी आपके कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, आपके इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी लोग आपके जो हैं इस फेज़ में शामिल हैं। किस फेज़ में? कंप्यूटर इंडस्ट्री में। उनका क्या काम होता है? उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो लिखने होते हैं, या पढ़ने होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिकेशंस नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप एक प्रपोजल रिपोर्ट बना रहे थे, तो प्रपोजल में क्या था, आपने अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों को प्रपोज करनी थी कि वो ख़रीदें, उनसे मुत्तफिक हों, उनसे उनकी जो है अच्छाइयाँ देखें और उनको ख़रीदें। ऐसे ही जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक्चुअल में क्या है कि आपके जितनी भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिखना है या डॉक्यूमेंट पढ़ना है, सही बात है, किसी ने लिखा होगा तो कोई ना कोई पढ़ेगा भी ना, तो लिखने वाला या पढ़ने वाला जो होगा वो कौन होंगे? जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको हमने स्पेसिफिकेशंस नाम दिया। अब देख लें, मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में कौन कौन होंगे? हार्डवेयर इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, प्रोग्रामर्स होंगे। इन सब ने जो डॉक्यूमेंट लिखना या पढ़ना है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है स्पेसिफिकेशन। उम्मीद है समझ आ गई होगी स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है। अब वो कहते हैं कि द सिचुएशन इज इवन वर्स व्हेन वर्क हैज़ टू बी अनडू और रीडू बिकॉज ऑफ बैड स्पेसिफिकेशन। अब जाहिर बात है, अगर हम लोगों को चीज़ नहीं पता होगी, हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं होंगी, तो हम लोग अगर उसको रीडू करते हैं या अनडू करते हैं, एक स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई को रीडू करें या अनडू करें, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमें लिखने वाले को इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी, या पढ़ने वाले को इतनी चीज़ें ना पता हों, तो और ज़्यादा जो हालात हैं वो बुरे होते जाते हैं और चीज़ें समझ आने से बाहर हो जाती हैं। अब कहते हैं जो स्पेसिफिकेशंस है ना, उनको 4 टाइप्स में इन्होंने कैटेगराइज किया है। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने बनाया है, हाउ मैनी स्पेसिफिकेशंस आर देयर। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार जो बच्चे दे के आए थे पेपर, उनमें उनका देखा था, और इन्होंने 5 नंबर का ये क्वेश्चन लिखा था। एंड आल्सो नेम देम। अब देख लें, नेम 4 हैं, एक नंबर का 4 नाम हो गए, लेकिन 5वां नंबर कहाँ पे आएगा? वो आपने एक लाइन लिखनी है दरमियान में कि स्पेसिफिकेशन कैन बी characterized into 4 टाइप्स, या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ये आप एक लाइन मेंशन करोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका एक नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने एज इट इज़ इसीलिए क्वेश्चन लिखा है, वरना मैं क्वेश्चन लिख सकती थी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन आते हैं। ठीक है ना, वो अगर 2 नंबर में 3 नंबर में आता है तो आपको कह देंगे नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर 3 नंबर में आता है तो नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो उसमें तो आपने 3 नाम लिख देने, एक नंबर का एक नाम हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन जो था वो इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, 4 जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, एक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है और टेस्ट स्पेसिफिकेशन है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन देख लें।
ये क्या है, द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। जो आपने होता है ना मार्केट रिसर्च, जिसमें काम कर रहे होते हैं या सारे वो जो टेक्नीशियंस थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सारे एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, कंप्यूटर इंडस्ट्री में। वो कह रहे हैं जो आपको रिजल्ट दिया जाता है, सब ने काम कर लिया, कंप्यूटर टेक्नीशियंस ने भी काम कर लिया, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स ने काम करके आपको एक जो है कंप्यूटर दे दिया बना के, ठीक है। तो जो रिजल्ट है कंप्यूटर, वो आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। ये आपका क्विज भी बनता था और बनता है। इन इट द मार्केटिंग पीपल अटेम्प्ट टू स्पेसिफाई व्हाट द मार्केट इज लुकिंग फॉर। इस रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन में लोगों ने क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि लोग जो है मार्केट में किस चीज़ की तवक्को रख रहे हैं या क्या चीज़ मार्केट से हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, मुझे कंप्यूटर्स का इतना वो जो है नॉलेज वगैरह नहीं है। लड़कों को भी होगा, लड़कियों को भी होगा, लेकिन मुझे नहीं है। तो इसकी सिंपल मैं बात आपको ये ऐसे कह देती हूँ कि i7 आई पता नहीं कौन कौन से आए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा पता है या कंप्यूटर्स जो बेच रहे हैं उनको ज़्यादा पता है, या जो कंप्यूटर बना रहे हैं कि आजकल के ज़माने में किस कंप्यूटर की वैल्यू ज़्यादा है, या लोग कौन सा कंप्यूटर जो है ज़्यादा खरीदने की जो है चाह में रहते हैं कि हमने ये वाला कंप्यूटर लेना है, बस इससे ज़्यादा जो है अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। पहले जो बताया है कि आपने वो देखना है, उन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उन्होंने ये तो बताना है कि लोग जो है मार्केट में क्या ढूंढ रहे हैं, और साथ साथ जो पीपल या लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो यूज कंप्यूटर्स वुड फाइंड यूजफुल एंड वुड लाइक टू हैव। वही बात है सिंपल कि जो लोग चीज़ मांग रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी जो चीज़ है वो ज़्यादा मानी भी जाएगी, ज़्यादा खरीदी भी जाएगी, ज़्यादा पढ़ी भी जाएगी और ज़्यादा समझी भी जाएगी। अच्छा, रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस में आपकी 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं, या आपने जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन में चीज़ें देखनी होती हैं वो कौन सी होती हैं। प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, फंक्शंस की लिस्ट होती है कि आपने उस प्रोडक्ट में कौन कौन से फंक्शंस जो हैं अप्लाई करने हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉस्ट है। आपकी अगर कॉस्ट, हम खुद देखें, आप लोग मार्केट में जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं या कोई और चीज़ लेने जाते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एक ही दुकान पे जाते हैं, उधर से ही चीज़, चाहे वो महंगी दे रहे हैं चाहे वो सस्ती दे रहे हैं, लेके आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी आपको जो है कपड़ा अच्छा नहीं लगता, या कंप्यूटर की जो मशीनरी वगैरह ये जो भी है वो अच्छा नहीं लगता। कभी हम लोगों को चीज़ पसंद आ जाती है लेकिन उसकी प्राइस पसंद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हमने रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन में देखनी होती हैं, सजेस्ट करनी होती हैं कि हम लोग उसकी कॉस्ट कितनी रखें, उसकी प्रोडक्ट कैसी हो, उसके फंक्शंस कैसे कैसे हों, ठीक है। अब फंक्शंस जो हैं वो जारी, अब कपड़ों में तो फंक्शंस नहीं हो सकते, तो कंप्यूटर की बात हो रही है या कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उन्होंने फंक्शंस लिस्ट शामिल की है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कैसे हैं, या हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। इसको देख लें। प्रोडक्ट की डेफिनेशन उन्होंने दी, दिस इज एज एक्यूरेट आर डिस्क्रिप्शन एज कैन बी रिटन बाय मार्केटिंग अबाउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखनी है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो लिखनी है, वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हम लोगों ने अगर कोई चीज़ बनाकर बेचनी है। नेक्स्ट है, इट शुड आंसर द क्वेश्चन। अब जब प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों को आंसर दे रहे हो कि आखिरकार आपका प्रोडक्ट है क्या चीज़, आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ बन रही है या आप क्या चीज़ बना रहे हो। फंक्शंस लिस्ट में क्या है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग। फंक्शन क्या क्या चीज़ कर रहा है वो सारे आपके फंक्शन लिस्ट में आता है। और ये जो है आपकी फंक्शन लिस्ट स्पेसिफिकेशन की सेकंड टाइप में भी शामिल होती है। कॉस्ट, वही बात है कि आपने जितनी भी कॉस्ट रखनी है वो इतनी हो कि कम्पिटेटिव भी हो मार्केट प्लेस में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कम्पिटेटिव का मतलब क्या है, आपकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके भी और आपको इतना लॉस भी ना हो, ठीक है। ये कॉस्ट आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि आपकी चीज़ में कॉस्ट कितनी लगी है, आप कितने पैसे लोगों से लेंगे तो आपका जो है बिजनेस, चलो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस तो ना हो।
नेक्स्ट है फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, आपकी सेकंड टाइप है. दी स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म द बेसिस ऑफ हाईली प्रिसाइज डिजाइन स्पेसिफिकेशन. फंक्शन में क्या होता है कि आपकी डिजाइनिंग कैसे है, आपकी जो चीज़ बना रहे हैं उसके डिज़ाइन कैसे हैं, उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. अब दो बातें मैंने की थी. हार्डवेयर जो है आपके टेक्नीशियंस थे और इंजीनियर्स थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे. तो आपने जब फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस देनी है तो हमारे हार्डवेयर जो इंजीनियर्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनकी रिटन फॉर्म या उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और चीज़ें होंगी. सॉफ्टवेयर जो फंक्शनल है या सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस कुछ और होंगी. अब आप लोग खुद देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है आपके हार्डवेयर फंक्शनल्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो है सॉफ्टवेयर फंक्शनल. अब ये आपने याद भी करने हैं. मैं नाम जो है एज सच इसमें कुछ नहीं है. नाम मैं लेके आपकी वीडियो ही जो है वो लंबी करूँगी. ये था कि इसके जो आपके क्विज बनते हैं वो ये होते हैं. मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि वो क्वेश्चंस या क्विज जो हैं हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आर एक्सेप्ट. ठीक है, तो वो 3 आपके हार्डवेयर में दे देंगे, हार्डवेयर से दे देंगे, और एक जो है आपका सॉफ्टवेयर में से दे देंगे. और आपने एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो आपने सॉफ्टवेयर वाला टिक करना है. और कभी कभी वो कह देते हैं कि हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आर. ठीक है, तो 3 जो है वो सॉफ्टवेयर के दे देंगे, तो एक जो है आपका हार्डवेयर का दे देंगे. या आपने एज इट इज़ नाम जो है याद करने हैं. फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जो है हार्डवेयर वाले देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन देते हैं. इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन भी हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में ही शामिल है. फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉस्ट टारगेट, कॉस्ट जो सेट करनी होती है वो भी आपके हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में ही शामिल होती है, ना कि सॉफ्टवेयर में. मेंटेनेंस कॉस्ट टारगेट, आपके जो जारी बात है कॉस्ट टारगेट है उसको मेंटेन रखना भी हार्डवेयर वालों का ही काम होगा. रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं. रिस्क क्या है, जब आप कॉस्ट सेट करते हैं तो वो रिस्क पे सेट करते हैं. शायद आपको प्रॉफिट हो जाए, मेंटेन हो जाए, शायद आपको लॉस हो. अजम्पशंस, रिजॉल्व इश्यूज एंड ग्लॉसरी. सॉफ्टवेयर फंक्शनल जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें क्या होता है, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जो फंक्शन आपके करें, ये देख लें आप दोनों में सेम है. सॉफ्टवेयर वाले भी करते हैं और हार्डवेयर वाले भी करते हैं. प्रोडक्ट फीचर्स डिपेंडेंसीज, ये आपका अलहदा से है कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स शामिल हैं, या सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में राइट होंगे. फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स आपके सॉफ्टवेयर में भी हैं और हार्डवेयर में भी है. रिस्क आपकी सॉफ्टवेयर में भी है और हार्डवेयर में भी है. अजम्पशंस सॉफ्टवेयर में भी हैं, हार्डवेयर में भी हैं. कॉस्ट टारगेट दोनों में मौजूद है. मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट टारगेट दोनों में मौजूद है. रिसोर्सेज सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, या हाँ जी सिर्फ सॉफ्टवेयर में है. और डॉक्यूमेंटेशंस ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में है. आई थिंक के डॉक्यूमेंटेशन और रिसोर्सेज जो हैं उसमें मौजूद नहीं है. हाँ जी, हार्डवेयर में नहीं है. जो काम होते हैं ना उनको आप याद करें, ठीक है, और जो चीज़ नहीं है वो आपने देख लेना है कि सॉफ्टवेयर में नहीं है. या ऐसे कर लेंगे जो दोनों में हैं उनको इकट्ठा कर लें और जो रह गए हैं वो आप लोग याद कर लें. अच्छा, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपका थर्ड टाइप है स्पेसिफिकेशन का. डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर लेटर यूज्ड एज द बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा, इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं आपका, हम जब कोई चीज़ बनाने जा रहे होते हैं, गर्ल्स आप लोग देख लो कपड़े बनाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों ने पहले डिज़ाइन देखना होता है. डिज़ाइन के ऊपर हम लोग टेस्ट प्लान्स करते हैं कि हाँ जी ये डिज़ाइन फाइनल हो गया, अब हम लोगों ने फाइनल जो है अपना सूट तैयार करना है. बॉयज़ कौन सी एग्जांपल लेंगे? हाँ, याद आया, बॉयज़ ने जो है
करना होता है बाहर जाने के तरीके। पहले तो बैठ के डिज़ाइन करेंगे, ये वाला तरीका जो है बेस्ट है, अम्मी अबू को कहते हैं हम ये काम करने जा रहे हैं और आते हैं। फिर उस टेस्ट प्लान्स पर अमल करते हैं, जो चीज़ उन्होंने सोची है तो उस पर अमल करते हैं। कभी कभी निकल जाते हैं और कभी कभी नहीं जाते हैं बाहर। अच्छा, हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरली कंटेन्स सम वर्जन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये जो आपको ऊपर बताए थे मैंने, ये कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर फंक्शनल्स के और ये वाले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के, बट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है। सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है और हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह आपके हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो हैं वो ये हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ये हैं। इंट्रोडक्शन दोनों में शामिल है आपका। एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, वो दोनों में शामिल हैं। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन आप हार्डवेयर वाले भी देते हैं और सॉफ्टवेयर वाले भी देते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जो सारी मामलात बाहर वाले देखने होते हैं, वो हार्डवेयर वाले देखते हैं और इंटरनल में ऐसी कोई सीन नहीं है। डिटेल डिज़ाइन या जनरल डिज़ाइन दोनों में मौजूद है। प्रोग्रामिंग कंसिडरेशन आपके जो हैं हार्डवेयर वाले देते हैं। उसके बाद अब पावर रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी, डायग्नोस्टिक कंसिडरेशंस, स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड ग्लॉसरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में शामिल होते हैं। और जो कंपोनेंट्स आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं वो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। आप लोग खुद देख लें सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो चीज़ आपने बनाई है उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, आप क्या काम नहीं करेंगे। मुझे हम लोग कहते थे इस कंप्यूटर के पास जो है, अपने पीसी के पास लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं रखनी या खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ें ये आपके रिस्ट्रिक्शंस में शामिल हैं। अगर आप ऐसा करेंगे लिक्विड फॉर्म आपके पीसी में हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। पीसी में पानी, वो कहते थे ना 5-10 हज़ार या 16 हज़ार 20 हज़ार में पानी फिर गया, तो वो ऐसे ही फिरता होता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स शायद उसमें थी, नहीं था। टेस्ट स्ट्रेटजी भी जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वाले करते हैं, डिज़ाइनर्स करते हैं। डेविएशंस फ्रॉम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, इंटरफेसेस एंड ग्लॉसरी। तकरीबन कुछ चीज़ें सेम हैं और कुछ डिफरेंस है। सारी बात है, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले भी तो डिफरेंट है ना। ये तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर वाले जो हैं वो काम करना शुरू कर दें हार्डवेयर का और हार्डवेयर वाले जो हैं वो काम करना शुरू कर दें सॉफ्टवेयर का। टेस्ट स्पेसिफिकेशन आपका लास्ट जो है टाइप, मैं भूल गई थी, सॉरी, टाइप है आपकी स्पेसिफिकेशंस की। और इसमें जो चीज़ें कंटेन होती हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन आपका, एक ग्लॉसरी। ये तो तकरीबन तीनों में सेम थी। 4 चीज़ें रह गई हैं, वो क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड। ठीक है, टेस्टिंग मेथड, आपने जो जो चीज़ें टेस्टिंग मेथड के लिए यूज़ की हुई हैं वो सारी हैं। प्रिकॉशंस आपने लेनी है, वो भी आपके टेस्ट स्पेसिफिकेशंस में शामिल होती हैं। अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपके टेस्ट स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट है एनालिसिस रिपोर्ट। जारी बात है, आपका एक टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशंस और एनालिसिस रिपोर्ट। स्पेसिफिकेशंस का आप यहाँ पढ़ लिया, अब एनालिसिस रिपोर्ट की बारी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज परफेक्ट। जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोई भी रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। जो पीछे आपने इतने लेक्चर्स कवर किए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है, और कौन सी थी मुझे नाम भूल गए, वो सारी जो है एक परफेक्ट उसका जो है रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं है। चेंज भी होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है। कभी आप रिकमेंडेशंस स्किप कर सकते हो, कभी आप इंट्रोडक्शन और जो है उनका नेम जब मेंशन करना होता है वो एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर दें, तो ये चलता रहता है। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू बाय प्रिस्क्राइबिंग अ फॉर्मेट इनटू विच ऑल एनालिसिस रिपोर्ट्स आर पोर्ड। अब जब सबने अपने अपने एक फॉर्मेट दिया है तो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस भी जो हैं उन्होंने भी अपना एक एनालिसिस रिपोर्ट देना है, जिसमें आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसको पोर करना है, उसको तैयार करना है। रिपोर्ट डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट अ वैरायटी ऑफ राइटर पर्पसेस एंड ऑडियंस नीड्स। आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए।
अगर कोई बहुत ज़्यादा हाईली जो एजुकेटेड पर्सन है वो आपकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आ जाए, अगर कोई मेरे जैसा है जिसकी इतनी हाईली क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको भी आपकी रिपोर्ट समझ आ जाए। ठीक है, मतलब ये है कि हमने काम ऐसा करना है जो सबको समझ आ जाए। ये ना हो कि कोई जो है हमारी बात पर रिस्पॉन्स ना करे या ना करने की सलाहियत हो उसमें, क्योंकि उसको आपकी रिपोर्ट जो है समझ ही नहीं आई। अच्छा, टाइटल पेज है इसका। ये जो चीज़ें अभी मैं स्टार्ट करने लगी ना, ये आपके जो है क्विज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों ने अभी क्विज़ घर में करना है 10 मार्क्स का, और आपके फाइनल के लिए। टाइटल पेज, टाइटल क्या होता है? आप अगर कोई जो है बुक उठा लें, आपके अपना, ये मैं इंग्लिश 201 की बात करती हूँ। टाइटल क्या था? आपके फ्रंट जो पेज है उस पे आपके लेसन का नाम जो है वो टाइटल है। ठीक है, जिससे पता चला है कि आपके इस लेसन में आपने पढ़ना क्या है। तो वही चीज़ है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या कोई वो प्रपोजल लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है, रिपोर्ट लिख रहे हैं, आपने एक टाइटल पेज तैयार करना है जिससे पता चले कि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी क्या चीज़ है जो आपने डिस्कस करनी है या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन टाइटल पेज, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। आवर टाइटल पेज शुड बी डिजाइन्ड विद द विजुअल ऑर्डर इन माइंड। आपने जब टाइटल पेज डिज़ाइन कर लिया है उसका मतलब क्या है कि आपको एक विजुअल ऑर्डर मिल जाता है, आपके माइंड में चीज़ बैठ जाती है कि आपने इस टाइटल पेज के नीचे क्या चीज़ स्टडी करनी है, क्या चीज़ रीड करना है। अब वो कहते हैं हमने इसको बैलेंस भी करना होता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम क्या है? आपके फर्स्ट जो लाइन लिखी होती है, फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, वहां से लेके लास्ट वर्ड तक वही चीज़ आपने मेंशन करनी है जिस पर आपने टाइटल लिखा है या जिस बात पर आपने बात करनी है, जिस काम पर आपने बात करनी है। It should provide enough information for readers to be able to tell what the context of the report is and what the report is about. इस टाइटल पेज से क्या पता चलता है रीडर को? उनको ये पता चलता है कि आपने इस रिपोर्ट में क्या लिखा है या ये रिपोर्ट जो है किस बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट्स है, ये भी क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट्स है क्या चीज़? Abstracts are the condensations of entire report focusing on main issues. आपने अपनी एक पूरी रिपोर्ट लिख ली है, उसमें आपने फोकस रखना है सिर्फ उसी चीज़ पर कि जिस काम पर आप बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखना, ये आपका पूरा टॉपिक है, पूरा लेसन है। इसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक आपकी स्पेसिफिकेशंस और एक आपकी एनालिसिस है। हाँ जी, एनालिसिस रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट कहने लगी थी, एनालिसिस रिपोर्ट है। उसी दो टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है। कोई आपको पीछे से जो है एनालिटिकल रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया, कोई आपको पीछे से प्रपोजल का नहीं बताया, सिर्फ दो बातें कवर की हैं और वही करनी चाहिए क्योंकि आपको टाइटल पेज में उन्होंने वही दो बातें बताई हैं। यही आपके एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। व्हाट वाज डन, व्हाट वाज फाउंड आउट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपने उसी चीज़ के बारे में बताना है कि आपने क्या कर लिया है या आपने क्या उस चीज़ से हासिल किया है और क्या आपको सिग्निफिकेंस मिला है वो काम करने के बाद। एब्स्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, ये आपका एमसीक्यूज है, हाय क्विज है। The procedure for many companies is to take the abstract from the analysis report. अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोसीजर है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं वो क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं वो एनालिसिस रिपोर्ट से लेते हैं कि आपकी एनालिसिस रिपोर्ट में मेन इशू किस बात का आपने किया है। कॉपी इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, उनको कॉपी कर लेते हैं, सर्कुलेट इट टू रीडर्स, और आपकी जो एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की होती है उनको कॉपी करके क्या करना होता है, जाहिर बात है लोगों तक पहुंचाना है उन्होंने, ताकि लोग आपकी रिपोर्ट को पढ़ें, उस पर कमेंट करें, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपकी कोई रिकमेंडेशन अच्छी लगती है उसको फॉलो कर लें। टेबल ऑफ कंटेंट, अब फिर पीछे ले जाऊँ आपको या ऐसे बता देती हूँ। द टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट फॉर रीडर हु डू नॉट विश टू रीड द एंटायर रिपोर्ट और फ्लिप थ्रू आउट इट
फॉर दिस सेक्शन। अब मैं पीछे लेके जाने की बात ये कर रही थी कि आपके फर्स्ट 2 पेज जो होते हैं, ENG 201 का पेज खोल लें या इंडेक्स जिसको कहते होते हैं, सिंपल सीधी सी बात, इंडेक्स जिसमें आपके लेक्चर्स के नाम लिखे होते हैं, लेक्चर्स के नंबर लिखे होते हैं। अगर किसी इंसान ने देखना हो कि आपके टॉपिक, आपकी बुक में कितने लेक्चर्स हैं या आपके लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 33 पे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे और वहाँ से आप लोग देख लेंगे। सिंपल, पूरी बुक रीड करने की बजाय हम लोग वो 2 पेज रीड कर लें तो हमारा जो है पूरा माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो रिपोर्ट्स में भी ऐसे ही कुछ सीन है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट पेश करें अपनी रिपोर्ट में, ताकि अगर कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा बिजी है या उसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो आपकी रिपोर्ट को रीड करे, तो आपका वो टेबल जो है बाकायदा नज़र आए उसको, आपका सारा काम उस टेबल में मौजूद हो। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा है? आपकी जिसने रिपोर्ट नहीं भी पढ़नी वो इंसान भी पढ़ लेगा। पीछे याद है मैंने जब आप लोगों को कहा था 7 क्वेश्चंस जो रीडर्स के माइंड में आते हैं, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ये टेबल है, उस टेबल में देख लें आप, सिर्फ 7 क्वेश्चन से और उसके जो है नेम दे दिए थे, लेकिन पीछे 2 पेज थे वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तब भी मैंने यही कहा था कि हम लोग अगर टेबल बनाते हैं तो अच्छे से कवर हो जाती है चीज़। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग बाद में जो है उसको हेडिंग्स को फिर सब हेडिंग में चेंज कर देते हैं और ये सारी चीज़ें चलती जाती हैं। लिस्ट ऑफ सिंबल्स बहुत मायने रखते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं, आपके जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक हैं या मैथ की बुक्स हैं वहाँ उसमें बहुत से सिंबल्स हैं और उनको यूज़ करने से क्या हो जाता है कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ लिखनी चाहें तो उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज़ एन ऑप्शनल एडिशन टू द फ्रंट मैटर ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट। ये ऑप्शनल है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द ऑप्शनल फ्रंट मैटर ऑफ एन एनालिसिस रिपोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ सिंबल्स है कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें सिंबल्स अगर ऐड करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं भी इंक्लूड करते हो तो कोई इशू नहीं है। इंक्लूडेड इफ़ यू थिंक द रीडर्स विल नीड टू हैव सिंबल्स डिफाइंड। आपने अगर नहीं भी डिफाइन करना सिंबल्स को तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हो कि नहीं रीडर्स को शायद ना पता हो और हम लोग जो है सिंबल्स को डिफाइन कर देते हैं तो अच्छी बात है। वो जैसे डॉलर का लिखा आ जाए या रुपये RS लिखा आ जाए तो उसके आगे अगर हम लोग एक ब्रैकेट डाल के उसका फुल एब्रीविएशन दे दें तो जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी चीज़ का पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही, यही है कि आपने इंट्रोडक्शन देना है। जब आपने एक अपना टाइटल पेज सेट कर दिया, इसी लेसन को एक दफ़ा दोबारा देखना। स्टार्ट में लेसन के नीचे स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट लिख दिया, उसके नीचे ही उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो और उसको 2-3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके इंट्रोडक्शन देना है। आपको किस चीज़ में इशू आ रहा है, इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें देके आपने फिर बाद में डिस्कस करना है उस चीज़ को जिस चीज़ में आपको इशू आ रहा है। द डिस्कशन कंटेन्स एन एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इश्यूज इम्पॉर्टेंट टू द रिपोर्ट। डिस्कशन क्या होती है? जाहिर बात है आपने किसी बात पर काम करना शुरू किया है तो वो तो एक था आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन अब आपको इशू क्यों आ रहा है, लोगों को इशू क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है डिस्कशन पॉइंट पे। इट सपोर्ट्स द मेन इशू ऑफ द रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन। आपको जो मेन आइडिया ये जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो बात आपने जब डिस्कस करनी है उसमें आपने प्रूफ देने हैं, सबूत देने हैं कि हाँ जी ये बात हमने की है। इन पॉइंट्स में आप एक अदालत में ना बैठ जाएं, वहाँ पर जज क्या कहता होता है, जब डिस्कशन हो रही होती है तो जज क्या करता होता है, एक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वकील एक्सप्लेन करते हैं सारे मामले को और उसमें सबूत वगैरह भी पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। आपका जज ने एक कंक्लूजन देनी है कि आया जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ठीक है, वो दुरुस्त है इल्ज़ाम या गलत है। तो ये आपका कंक्लूजन है, मुझे बैठे बैठे याद आ गया जज। दिस सजेशन प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस। ये आपका क्विज है कि आपका कंक्लूजन में क्या आता है, रिजल्ट आता है जो आपने पेश करना होता है। इसी को आपने
Sometimes listing the conclusion is a good way to organize them. हम जज के पास जाते ही इसलिए हैं कि वो कोई ना कोई फैसला दें, कोई ना कोई रिजल्ट दें. इट कॉल्स अटेंशन टू द कंक्लूजन इंडिविजुअली बट स्टिल एनेबल्स राइटर्स टू एक्सप्लेन दैम एज इट नेसेसरी. हमने राइटर्स ने जब भी कंक्लूजन पेश करनी है वो ये बात जहन में रख के कंक्लूजन करनी है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब के लिए अच्छा हो या सब उस कंक्लूजन पर एग्री हो. रिकमेंडेशंस क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं. ये आपका क्विज आता होता है कि ऑप्शनल क्या है एनालिसिस रिपोर्ट में. तो रिकमेंडेशंस हैं, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं. इसको पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आपका अपेंडिक्स. ये डिफाइन आ जाती होती है 2 नंबर की. अपेंडिक्स है क्या चीज? वो कहते हैं यूजुअली दिस वुड इंक्लूड डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस. आपकी जो रिपोर्ट है उसमें डेरिवेशंस जितनी भी आती हैं, आपके टेबल्स, आपकी सैंपल इक्वेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें अपेंडिक्स कहलाती है. ये क्विज भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है. Whatever is placed in the appendix should be according to the audience needs. जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे टेबल यूज कर रहे हैं, चाहे सैंपल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, चाहे आप डेरिवेशन किसी इक्वेशन की दे रहे हैं, वो आपने ऑडियंस को नजर में रखते हुए ही करनी है. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा.